परीक्षाओं में संगीत से पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ साथियों, चाहे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, क्लर्क या अन्य भी किसी भी प्रकार की आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जो संगीत से सवाल आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, उन क्वेश्चन को मैं कलेक्ट किया हूँ। और जो लोग संगीत सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें उन्हीं सवालों को, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो बार बार रिपीट हुए हैं। मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इन सवालों को। ठीक, इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 50 महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर जो संगीत से रिलेटेड आते हैं। तो देखिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक सप्तक में श्रुतियों की कुल संख्या, यानी जो हमारा सप्तक होता है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आंसर बताता चला जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमारे एक सप्तक में कुल श्रुतियों की संख्या होती है 22। ठीक साथियों, आप इस चीज़ को माइंड कर लीजिएगा। एक सप्तक में कुल श्रुतियों की संख्या 22 होती है। ठीक, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? अब देखें साथियों, यहाँ संपूर्ण जाति के राग किसे कहते हैं? जिनमें 7 सुरों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें संपूर्ण जाति क्या कहते हैं। और जिसमें 6 सुरों का प्रयोग किया जाता है उसे साडो जाति क्या कहते हैं। और जिसमें 5 सुरों का प्रयोग किया जाता है उसे औडो जाति क्या कहते हैं। तो सवाल है आपका, संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? तो संपूर्ण जाति का है तो इसमें आपका 7 सुर लगेगा। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा सही है? डी, यानी कि 7 सुर। उसके बाद साडो जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? अभी मैं बताया ना कि संपूर्ण में 7 होते हैं, साडो में 6 होते हैं और औडो में 5 होते हैं। तो इसमें पूछा है कि साडो जाति के राग में कितने स्वर होते हैं। तो साडो में आपका हो जाएगा 6 सुर। जिन रागों में 6 सुर लगते हैं उन्हें साडो जाति का राग कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने थाट माने जाते हैं? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में साथियों 10 थाट माने गए हैं। जो भी हमारे राग हैं इन्हीं 10 थाटों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही आंसर है। ठीक, यानी कि 10। फिर रागों की उत्पत्ति किससे हुई है? ये जो हमारे राग हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं? तो अभी इससे पहले जो सवाल था, जो क्वेश्चन था, उसमें था भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने थाट हैं। तो मैं क्या बोला एक शब्द कि जितने भी राग आते हैं इन थाटों के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो राग हैं वो थाटों के अंतर्गत आते हैं। तो रागों की उत्पत्ति किससे हुई है? थाट से। जाहिर सी बात है कि जब थाटों के अंतर्गत आते हैं तो थाट से ही रागों की उत्पत्ति हुई है। तो हमारा 5वें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थाट। रागों की उत्पत्ति किससे हुई है? थाट से। ठीक, फिर आ जाते हैं हम 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है हमारा, संगीत में किस नाद का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो हमें आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है वो किस प्रकार की रहती है? आहत रहती है कि अनाहत रहती है कि सुसी रहती है कि स्वयंभू? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि आहत। ठीक, ए। अब देखें, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राग की कुल कितनी जातियां मानी जाती हैं? राग की कुल कितनी जातियां मानी जाती हैं? तो मैं बताया भी ना थोड़ी देर पहले कि औडो एक जाति है, साडो एक जाति है और संपूर्ण एक जाति है, यानी कि कुल मिलाकर 3 जातियां मानी जाती हैं। जिसमें 5 सुर लगते हैं उसे औडो जाति का कहते हैं, जिसमें 6 सुर लगते हैं उसे साडो जाति का कहते हैं, और जिसमें 7 सुर लगते हैं उसे संपूर्ण जाति का कहते हैं। तो राग की कुल कितनी जातियां होती हैं? तो राग की कुल 3 जातियां होती हैं, यानी कि 7वें का क्या सही हो जाएगा? ए, यानी कि 3 जातियां होती हैं।
फिर कौन से दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? ऐसे कौन से स्वर हैं दो जो किसी भी राग में एक साथ दोनों वर्जित नहीं होते हैं? तो आंसर क्या है इसका? ग नी, सा पा, मा धा या रे गा। तो देखिए साथियों, ये जो आपके अचल सुर हैं दोनों सा और प, ये एक साथ किसी भी राग में वर्जित नहीं हो सकते। अगर सा नहीं रहेगा तो पा जरूर रहेगा, और पा नहीं रहेगा तो सा जरूर रहेगा। ठीक, तो इन दो अचल सुरों में एक सुर का लगना अति अनिवार्य है, चाहे जो भी राग हो। ठीक, तो हमारा 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सा और पा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत अच्छा सवाल है कि संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा राइट किया गया है, लिखा गया है? तो संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है इसे सारंग देव जी ने लिखा था। पहला हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए, यानी कि सारंग देव। ठीक, फिर हमारा अगला सवाल है 10वां। किस राग में सबसे ज़्यादा किसी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले स्वर को कहते हैं? मतलब कोई भी राग है, उस राग में जो सबसे ज़्यादा सुर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संवादी कहते हैं, वादी कहते हैं, विवादी कहते हैं या अनुवादी कहते हैं? तो आप वादी संवादी के अगर डिफिनेशन पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी कि जिस सुर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है उसे वादी सुर कहते हैं। समझ पा रहे हैं? और उससे जो कम होता है, उस सुर से जिसका प्रयोग थोड़ा सा कम होता है उसे संवादी कहते हैं। और जो अन्य राग का सुर शामिल कर लेते हैं हम किसी राग में, दूसरे राग का सुर शामिल कर, उसे विवादी सुर कहते हैं। और जो बचते हैं सुर उसे हम क्या कहते हैं? अनुवादी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? किसी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले स्वर को कहते हैं वादी स्वर। ठीक, क्या कहते हैं? वादी स्वर। ठीक, अब हम पेज को पलट लेते हैं। हमारा 11वां सवाल हो जाएगा, 11वां क्वेश्चन हो जाएगा कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? धमार ताल में साथियों पूछा है कि इसमें देखें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी आपको लगेगा, जैसे 12 हो गया, 10 हो गया, तो ये सिमिलर लग रहे हैं, तो ये सब नहीं होंगे। धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 14 मात्राएं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन पर। ध्रुपद किस प्रकृति की गायन शैली है? यानी कि इसमें पूछा है कि व्यवहार, उसकी फीलिंग क्या है, ध्रुपद की फीलिंग क्या है? गंभीर है, चंचल है, मधुर है या करुण है? इस चीज़ को पूछा है इसमें। तो जो ध्रुपद होता है वह गंभीर प्रकृति का होता है, उसमें बहुत ही गंभीरता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आंसर ए, यानी कि गंभीर प्रकृति। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न रागों में औरव जाति का राग है। अब देखें, मैं यहाँ क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एक सवाल हल कर रहा था, तो मैं आपको बोला था कि औरव, साड़व और संपूर्ण जाति के राग होते हैं। तो इसमें पूछा है कि औरव जाति का राग कौन सा है? इसका मतलब ये हुआ कि जिस राग में 5 सुर लगेंगे वो हमारा औरव जाति का हो जाएगा। ठीक साथियों, तो हम देखते हैं कि जो भूपाली आपका राग है इसमें 5 ही सुर लगते हैं, सा रे गा पा धा, सा रे गा पा धा, आरोह में भी और अवरोह में भी। तो ये हमारा भूपाली हो जाएगा, यानी कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा? भूपाली, यानी कि औरव जाति का राग। फिर क्वेश्चन नंबर 14, राग देश का संप्रकृत राग है, यानी कि जो राग देश है इससे मिलता जुलता अन्य कौन सा राग है? राग देश से मिलता जुलता। तो साथियों जो हमारा सोरठ राग है, यानी कि बी, जो आंसर आपको दिख रहा है बी में सोरठ लिखा हुआ है, तो ये हमारा राग देश से एकदम से मिलता जुलता राग है। ठीक, और एक राग कौन सा है इसमें मुझे माइंड नहीं हो पा रहा है, सॉरी इसके लिए, बट ये जो सोरठ है आपका एक कंफर्म रूप से राग देश का सिमिलर यानी कि संप्रकृतिक राग है। तो हमारा 14 का क्या हो जाएगा? सोरठ, यानी कि बी।
फिर आ जाते हैं हम 15वें पर। 15वां है आपका राग भीमपलासी किस जाति का राग है? राग भीम सॉरी जाति नहीं, थाट का। राग भीमपलासी किस थाट का राग है? अब हर एक राग जो है किसी न किसी थाट से रिलेटेड है, तो हमारा जो भीमपलासी है ये किस थाट से संबंधित है, इसका जवाब देना है। तो ये जो आपका राग भीमपलासी है ये साथियों आपका थाट काफी का राग है। ठीक, इसमें हमारा गा और नी कोमल सुर लगते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, 15 का बी यानी कि काफी। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? राग भैरव का गायन समय है, यानी कि राग भैरव का गायन समय क्या है? तो आपने सुना होगा कि जो मतलब ये प्रातःकालीन राग है भैरव जो है इसे सुबह में गाया जाता है। बहुत सारे उस्ताद जो पढ़ाते हैं बच्चों को या जो रियाज करवाते हैं वो बच्चों से ये बात शेयर करते हैं कि अगर आपको आवाज़ अपनी मजबूत बनानी है, अच्छी बनानी है, तो राग भैरव का अभ्यास सुबह में करें, यानी कि प्रातःकाल। तो राग भैरव का जो गायन समय है वो हो जाएगा आपका प्रातःकाल। ए आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या है? निम्न में कल्याण थाट का राग है। आप बहुत अच्छा देखें, सवाल है। अब कल्याण थाट हम देखेंगे तो कल्याण थाट में माँ तीव्र लगता है, बाकी के बाकी सुर जो हैं शुद्ध लगते हैं। ठीक, तो अब हम राग देखेंगे कि कौन से राग में कौन सा ऐसा राग है जिसमें माँ तीव्र लगता हो। तो साथियों आपका जो पहला आंसर है ए का, यानी कि केदार। केदार में आपका जो है कल्याण थाट से मतलब ये जो केदार क्या है हमारा 17वां कि निम्न में कल्याण थाट का राग है। तो कल्याण थाट का राग आपका है केदार। ठीक, जिसमें तीव्र मान लगता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखेंगे तो निम्न में किस राग की प्रकृति चंचल है, यानी कि जो 4 राग दिए गए हैं भैरवी, चारुकेशी, पहाड़ी और शिवरंजनी, तो इसमें कौन सा ऐसा राग है जिसकी प्रकृति यानी जो फीलिंग है, जो भाव है वो चंचल है? तो भैरवी भी आपका बहुत गंभीर है, चारुकेशी भी गंभीर है और शिवरंजनी तो अति गंभीर है। तो आपको जो पहाड़ी है, पहाड़ी राग है, इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति आपकी चंचल है। ठीक, तो हम लगा देते हैं इसी पर टिक कि हमारा जो पहाड़ी राग है इसकी प्रकृति चंचल है। तो 18 का सी सही है, यानी कि पहाड़ी। फिर आ जाते हैं हम 19 पर। 19वीं का देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है। किस जाति के रागों में 6 सुर प्रयोग किए जाते हैं? अब देखें वही बात फिर से आ गई कि औड़ों में 5 सुर लगते हैं, साड़ों में 6 सुर लगते हैं और संपूर्ण में 7 सुर लगते हैं। तो किस जाति के राग में 6 सुर लगते हैं? तो 6 सुर लगने का मतलब है कि साडव साडव, यानी कि 6 सुर लग रहा है तो साडव साडव हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी, यानी कि साडव साडव। ठीक, ये हमारा आंसर ठीक हो गया। अब देखें ऐसा राग जिसका वादी कोमल धा और समाधि कोमल रे है। बहुत अच्छा सवाल आया है आपके सामने कि ऐसा राग जिसका वादी कोमल धा और समाधि जो है कोमल रे हो। तो साथियों जो आपका भैरव है, पहली बात तो रे कोमल और धा कोमल इसकी विशेषता है राग भैरव की, और यही जो है क्रमशः वादी और संवादी भी हो जाते हैं। जैसे वादी आपका धा हो जाता है और संवादी आपका रे हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही, यानी कि भैरव। ठीक, भैरव राग में। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 पर। तो इसको देखेंगे दोनों मध्यमों का प्रयोग किए जाने वाला राग, यानी कि जो आपका म है वो शुद्ध म और तीव्र म दोनों में प्रयोग होता है। तो ऐसा कौन सा राग है? यही सवाल पूछा है आपका 21 में कि ऐसा कौन सा राग है जिसमें दोनों म का प्रयोग किया जाता है। तो बताते चलूँ साथियों आपको कि जो पूर्वी आपका है ए पूर्वी, इसमें दोनों माँ का प्रयोग होता है वक्र करके। ठीक, शुद्ध माँ और तीव्र माँ दोनों का प्रयोग होता है वक्र करके। ठीक, तो सवाल नंबर 21 का डी सही है, यानी कि पूर्वी। ठीक, फिर 22वां आपका क्वेश्चन है कि संगीत में
सप्तकों की संख्या क्या है, मतलब कि हमारे संगीत में कितने सप्तक होते हैं। तो साथियों आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल लेकर देखिएगा, उसमें जो सही सही सप्तक हैं वो 3 हैं। तो हमारे संगीत में सप्तकों की संख्या होती है 3। ठीक, तो सवाल नंबर 22 का सी यानी कि 3 सही है। फिर 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। राग भैरवी का अवादी स्वर है, जो हमारा राग भैरवी है इसका अवादी स्वर क्या है। इसमें पूछा है कि हमारा राग भैरवी का वादी सुर क्या है। तो हमारे राग भैरवी का वादी सुर जो है माँ है साथियों। ठीक, तो माँ को हम लगा देंगे यानी कि बी को। राग भैरवी का वादी स्वर क्या है, आंसर बी सही है यानी कि माँ। ठीक, फिर हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर यानी कि 24 पर। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ताल से सवाल किए गए हैं कि ताल को लेकर कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो साथियों कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा मैं बोला था ना कि विस्तार में नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट बताता चलूंगा ताकि बहुत टाइम ना लगे। तो कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 8 मात्राएं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, सेम इसी प्रकार से कि निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। तो जो हमारा साथियों एक ताल है, एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। एक ताल में बहुत सारा चीज़ गाया जाता है जो क्लासिकल होती है, जैसे बड़ा ख्याल वगैरह इसी में गाया जाता है एक ताल में ही। ठीक, अब हम आते हैं 26 पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में क्या है, निम्न में किस ताल में 4 विभाग होते हैं। तो हमारा जो 3 ताल है साथियों, तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं होती हैं और 4 का एक एक विभाग होता है, तो 4 चौक 16 है ना। तो ये हमारा जो 3 ताल हो गया, ये हमारा हो जाएगा 4 विभाग वाला ताल। मतलब 16 मात्राएं हुई तो एक विभाग 4 सुरों का, मतलब 4 मात्राओं का हुआ, तो 4 चौका 16, तो 4 विभाग हुए इसमें। यानी कि 26 में निम्न में किस ताल में 4 विभाग होते हैं, तो 3 ताल में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 27 में तीव्रा ताल में कितने विभाग होते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पर कि जो तीव्रा ताल है हमारा, इसमें कितने विभाग होते हैं। तो साथियों इसमें 3 विभाग होते हैं। ठीक, ए बी सही है। ठीक, तो 20 मतलब क्वेश्चन नंबर 27 में तीव्रा ताल में कितने विभाग होते हैं, 3 विभाग होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन पर। क्या है, ख्याल गायन में किस तालवाद्य का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा जब हम ख्याल गाते हैं, जैसे छोटा ख्याल या बड़ा ख्याल, तो ख्याल गायन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारे साथ जो रिदम के लिए संगत की जाती है वो कौन सा वाद्य होता है। तो साथियों हम जब हम छोटा ख्याल या बड़ा ख्याल गाते हैं तो वहाँ पर तबले का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारा 28 का आंसर हो जाएगा बी। ख्याल गायन में किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है, तबले का। ठीक, फिर हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। 29 क्या है, संगीत में कुछ कितने स्वर होते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर कुल होना चाहिए, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया है, कुल होना चाहिए। ठीक, कि संगीत में कुल कितने सुर होते हैं। तो साथियों कंफर्म रूप से संगीत जो है 7 सुरों का है। ये तो आप बचपन से ही जान रहे हैं कि संगीत जो है 7 सुरों का है। बट शुद्ध और तीव्र और कोमल यानी कि विकृत और शुद्ध स्वरों को मिला दिया जाए तो पूरे 12 होते हैं। बट इसमें पूछा है कि संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, सिर्फ हम 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम विकृत सुरों की गणना नहीं करते हैं, सिर्फ शुद्ध स्वरों का करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, 7। ठीक, अब हम पहुँचते हैं 30 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 30, सवाल क्या है आपका, राग बिहाग का थाट क्या है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पर कि राग बिहाग जो है आपका, उसका थाट क्या है। तो राग बिहाग जो है बिलावल का राग है। राग बिहाग जो है बिलावल का राग है। ठीक, बिलावल थाट का राग है, जिसमें कि सारे के सारे शुद्ध सुर लगते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं ठीक कि राग बिहाग का थाट क्या है, तो राग बिहाग का थाट बिलावल है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं
सवाल नंबर 31 पर। 31 में क्या है सवाल आपका? राग केदार का संवादी स्वर है। जो हमारा राग केदार है इसका संवादी सुर क्या है? तो इसका संवादी सुर साथियों सा है। ठीक, राग केदार का संवादी सुर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, यानी कि 31 का आंसर सी, यानी कि सा। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है सवाल? किस राग में ग नी कोमल बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा राग है जिसमें ग और नी कोमल लगता है? तो बहुत इजी इसका आंसर है हम डी को कह सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि हमारा जो डी राग भी है और थाट भी है। समझ पा रहे हैं? तो जो हमारा राग काफ़ी है इसमें कोमल गा और कोमल नी लगते हैं, बाकी के बाकी सारे सुर शुद्ध लगते हैं। ठीक, तो 32 का क्या हो जाएगा? किस राग में गा नी कोमल बाकी सुर शुद्ध लगते हैं? तो वह राग है आपका काफ़ी। ठीक, और थाट भी इसी सिमिलर है, थाट में भी आपका ग और नी कोमल ही रहते हैं। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या है सवाल आपका? स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को कहते हैं। यानी जब हम संगीत में सारे गामा पाधा निशा करते हैं और ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो चढ़ते हुए क्रम को, यानी कि जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो उस क्रम को क्या कहते हैं? तो चढ़ते हुए क्रम को वैसे भी बेसिकली अगर आप पढ़ाई किए होंगे जनरली, तो संगीत से रिलेटेड नहीं भी अगर होंगे आप, तो भी आपको पता होगा कि चढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं और नीचे उतरते हुए क्रम को हम अवरोह कहते हैं। तो आपका 33 में क्या है? स्वरों को चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं, चढ़ते हुए क्रम को। तो 33 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, यानी कि आरोह। फिर क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? किस राग में तीव्र माँ प्रयुक्त होता है? साथियों मतलब जो निम्न मतलब दिया गया है यहाँ पर जितने राग दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा राग है जिसमें माँ तीव्र प्रयोग किया जाता है? तो देख लें बहुत स्पष्ट रूप से, आप एक बार दिमाग लगा लें, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका कि इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था ना एक सवाल हल करते समय कि जो आपका ठाट कल्याण है उसमें तीव्र माँ लगता है। तो देखें यहाँ भी कल्याण आ गया, तो किस राग में? तो जो ठाट है आपका वही राग भी है आपका। ठीक, तो यहाँ इसे यमन भी हम कहते हैं, मतलब कल्याण का जो वेसिकली राग है वह यमन ही है। तो जो हमारा किस राग में तीव्र माँ प्रयुक्त होता है वो है कल्याण। ठीक, जिसमें तीव्र माँ प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? संगीत पारिजात के लेखक कौन है? यहाँ इन्वर्टेड कामा होना चाहिए था कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है। बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पर। संगीत पारिजात के लेखक तो पंडित अहोबल जी, ये मतलब कि सी। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? पंडित अहोबल, यानी कि 35 क्वेश्चन का संगीत पारिजात के लेखक कौन है? अहोबल, यानी कि सी आंसर हो जाएगा आपका। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 36 में है ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल यहाँ कर रहा है, बहुत ही जनरली क्वेश्चन आता है बहुत सारी परीक्षाओं में कि ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक साथियों भरत मुनि जी को माना जाता है, यानी कि जो आपका पहला आंसर है 36 का ए, यानी कि भरत मुनि, यही आपका आंसर हो जाएगा कि ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है राग जौनपुरी किस जाति का राग है? किस जाति का है? जो आपका राग जौनपुरी है वह किस जाति का है? 3 जातियां होती है, औड़ जाति होती है, साड़ो जाति होती है, संपूर्ण जाति होती है। तो जो आपका राग जौनपुरी है साथियों, इसमें जाते समय हम 6 सुरों का प्रयोग करते हैं। जब हम चढ़ रहे होते हैं तो इसमें हम 6 सुरों का प्रयोग करते हैं और आते समय हम 7 सुरों का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसलिए आपका जो जौनपुरी राग है इसकी जाति जो है
साडो संपूर्ण हो जाएगी, यानी जाते समय 6 सुर और आते समय 7 सुर, तो साडव संपूर्ण हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन 37, राग जौनपुरी की जाति क्या है? तो राग जौनपुरी की जाति साडव संपूर्ण है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में क्या है आपका सवाल? 3 ताल में कितनी खाली होती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है साथियों कि इसमें 3 ताल में जो है कितनी खाली होती है। तो इसमें 3 ताली होती है, इसीलिए 3 ताल कहा जाता है इसे, ठीक। 3 ताली होती है और 1 खाली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का 3 ताल में कितनी खाली होती हैं? तो सी, यानी कि 1 खाली होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में पूछ रहा है कि राग देश का थाट क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पर कि राग जो देश है आपका, राग देश का थाट क्या है? तो साथियों ये आपका खमाज थाट से राग देश बना हुआ है, जिसमें कि कोमल नी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो 39 में राग देश का थाट क्या है? राग देश का थाट हो जाएगा आपका डी, यानी कि खमाज। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है आपका 40? हिंदुस्तानी संगीत में अचल स्वर हैं, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से अचल सुर हैं, ऐसे कौन कौन से सुर हैं जो अचल हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। तो अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का एक सवाल आया था, जिसमें मैं बोला था कि सा और पा जो है वो अचल सुर हैं। तो हम देखते हैं किसमें है, सी में जो है आपका सा और पा दिख रहा है। तो हमारा हिंदुस्तानी संगीत में अचल स्वर हैं सा और पा, ठीक, यानी कि सी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या पूछ रहा है? 41 में पूछ रहा है कि भीम पलासी का गायन समय है, यानी कि भीम पलासी का गायन समय पूछ रहा है इस 41 क्वेश्चन के माध्यम से कि कौन सा क्या गायन समय है राग भीम पलासी का? दिन का प्रथम प्रहर, दिन का तीसरा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर या रात्रि दूसरा प्रहर। तो साथियों जो हमारा भीम पलासी राग है, इसका जो गाने का समय है वो है दिन का तीसरा प्रहर, ठीक। तो हम भीम पलासी राग का गायन समय जो है दिन का तीसरा प्रहर, यानी कि हम बी में लगा देंगे टिक, ठीक। तो भीम पलासी का गायन समय है दिन का तीसरा प्रहर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 में क्या पूछ रहा है? 42 में पूछ रहा है कि राग भैरवी किस जाति का राग है? बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पर कि राग भैरवी है जो किस जाति का राग है। तो साथियों में बताता चलूँ कि ये राग भी है और थाट भी है, जिसमें कि सारे के सारे सुर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि 7 सुर लगते हैं। तो जिसमें 7 सुर लग रहे हैं वो ऐसे ही बेसिकली बात दिख रही है कि वो संपूर्ण जाति का राग हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक है? संपूर्ण, यानी कि सी। राग भैरवी किस जाति का राग है? संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि सी, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में पूछ रहा है कि अभिनव राग मंजरी लेखक कौन है? इस टाइप के सवाल बहुत मज़ा देते हैं। हमारे बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं, तो इन्हें हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए कि बुक के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है। तो क्या है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो साथियों जो हमारे अभिनव राग मंजरी पुस्तक है उसके जो राइटर हैं वो भातखंडे जी हैं, यानी कि पंडित भातखंडे जी। तो हम यहाँ लगा सकते हैं टिक कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? पंडित भातखंडे, ठीक। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 के माध्यम से पूछ रहा है कि लय कितने प्रकार की होती हैं? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि हमारे संगीत में लय की संख्या 3 है। वो कौन कौन सी है? पहला विलंबित है, दूसरा मध्य और तीसरा द्रुत। यानी कि जब हम एकदम धीमी गति में गाते बजाते हैं तो उसे विलंबित कहते हैं, और जब हम थोड़ा सा सुनने लायक बजाते हैं मध्य में तो उसे मध्य कहते हैं, और जब हम बहुत तेज बजाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तीव्र कहते हैं। तो विलंबित, मध्य और तीव्र, ये 3 प्रकार की आपकी लय होती हैं। तो हम आंसर बी में लगाएंगे, ठीक। लय कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, यानी कि बी आपका आंसर ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 के माध्यम से पूछ रहा है कि तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? बहुत ही अच्छा सवाल। तानसेन जो हैं
वो किस राजा के दरबारी गायक थे? टोडरमल, जहांगीर, अकबर या अशोक? तो साथियों बताता चलो, ये जो तानसेन थे वो राजा अकबर के दरबारी गायक थे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। यानी कि तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो वो थे अकबर के। ठीक, यानी कि इसका आंसर हो गया बी। फिर क्वेश्चन नंबर 46 पर पहुंचते हैं हम। 46 के माध्यम से पूछ रहा है कि 4 स्वर कोमल लगने वाला थाट का नाम बतलाइए। यानी कि ऐसा थाट का नाम बताइए जिसमें चारों कोमल सुर लगते हों। तो साथियों बताता चलूँ आपको कि जो आपका भैरवी है इसमें रे भी कोमल लगता है, गा भी कोमल लगता है, नी भी कोमल लगती है, और सॉरी रे भी कोमल लगता है, गा भी कोमल लगता है, धा भी कोमल लगता है और नी भी कोमल लगती है। ठीक, ये सीक्वेंस में बताया इसलिए अच्छा लगा। ठीक, तो भैरवी क्या है? भैरवी में चारों के चारों सुर कोमल लगते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया किसका? 46 का। चार सुर कोमल लगने वाले थाट का नाम बताइए। तो 4 सुर कोमल लगने वाला थाट आपका है भैरवी। ठीक, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 के माध्यम से पूछ रहा है कि संगीत में कितने शुद्ध सुर होते हैं? तो सारे गा मा पा धा नी, यानी कि 7 सुर। ठीक, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ पर। संगीत में कितने सुर शुद्ध होते हैं? तो 7 सुर होते हैं। तो हमारा सी सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में थोड़ा सा अलग से सवाल पूछा है कि वायलिन का उद्गम स्थान कहाँ है? मतलब कि जो वायलिन है ये कहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम में निर्मित हुआ था? ठीक, ये कहाँ पर बनाया गया था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा इटली। भारत, अमेरिका, इटली, जापान। तो इसका आंसर क्या है? इटली। यानी कि वायलिन का उद्गम स्थान क्या है? इटली। इसे सबसे प्रथम कहाँ बनाया गया था? इटली में। ठीक, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 के माध्यम से पूछ रहा है कि तानसेन के गुरु कौन थे? बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पर कि तानसेन जो थे उनके गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु जो थे हरिदास थे, स्वामी हरिदास। ठीक, बाकी इससे सिमिलर देखें बहुत सारा आंसर दिया है, स्वामी नंददास, स्वामी दिनकर, दिनकर मिश्रा। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 49 का तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास। तो हम इसमें टिक लगा देते हैं। ठीक, स्वामी हरिदास में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट सवाल है 50। क्या है? कुचिपुड़ी किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? यहाँ नृत्य देखिए सही से नहीं लिखा है, हमें नृ होना चाहिए, नीचे लगना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। तो क्या पूछा है इस सवाल के माध्यम से? इसमें पूछा है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य से, किस स्टेट से बिलोंग करता है, यानी कि कहाँ प्रचलित है ये। तो ये साथियों जो आपका आखिरी सवाल है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसे मतलब यहाँ का प्रचलित नृत्य है, बहुत ही मान्यता प्राप्त है, बहुत ही उत्साह के साथ लोग इसे करते हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो हमारा 50 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्या पूछ रहा है? कुचिपुड़ी किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक साथियों, तो ये जो जितने भी मैं क्वेश्चन हल किया यहाँ पर, जो भी आंसर बताया, ये घुमा फिरा कर हर साल जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम हो गया या किसी भी टाइप का परीक्षा जो होती है आपके नौकरी के लिए, उसमें कहीं ना कहीं से पूछता है। और संगीत में तो ये 50 क्वेश्चन में से तकरीबन 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तो आपको एकदम कंफर्म रूप से घुमा फिरा कर आ ही जाते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, इनका जवाब जान लेंगे विस्तारित रूप से। इनका जो असल मतलब है उनको भी अगर आप जान लेते हैं तो आपके पास ज्ञान जो है विस्तारित रूप से हो जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी भी हो गई है। मिलते किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।